नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह एवं अंग्रेज के बारे में। अब तक हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में जो है सूकर, चकिया, मिस्र और रणजीत सिंह के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें कि हमने रणजीत सिंह किस मिस्र से थे वो हमने पढ़ा था। आज जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये आप जानते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ रहे थे, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कि उधर नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। अपितु उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली, जिसका सर्वप्रमुख उपबंध था कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई थी। 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करते रहे। अब तक रणजीत सिंह ने कांगड़ा 1811 में, अटक 1813 में, मुल्तान 1811 में, कश्मीर 1819 में और पेशावर 1823 पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, ये कुछ राज्य थे जो रणजीत सिंह ने इन समय अंतराल में क्या कहते हैं इन पर अधिकार कर लिया। अब देखिए कि रणजीत सिंह सिंध पर भी अधिकार करना चाहता था, पर अंग्रेजों ने कूटनीति से उसे रोके रखा। रणजीत सिंह को 1814 में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय शक्ति से अधिक थी, पर वह अंग्रेजों की क्षमता से भी परिचित था। इसलिए उसने कभी भी अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति नहीं पैदा की और अंग्रेजों ने भी उसके जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। किंतु दुर्भाग्यवश 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसका कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी न बन सका। उनके उत्तराधिकारी के रूप में कई दुर्बल और अदूरदर्शी शासक हुए। कुचक्री राजनीतिज्ञों तथा महत्वाकांक्षी सेनापतियों के षड्यंत्र के फलस्वरूप 1845 से 49 के 4 वर्षों के अल्प समयांतराल में सिखों को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका स्वतंत्र राज्य अस्तित्व विहीन हो गया। अब देखिए दोस्तों कि रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब की क्या स्थिति होती है उसको जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था पंजाब को। देखिए, राज दरबार में गुटबंदी की शुरुआत होती है, मतलब लोग आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं। तो देखिए, रणजीत सिंह का एकमात्र वैध पुत्र एवं उत्तराधिकारी खड़क सिंह अल्पबुद्धि था और उसके छोटे से शासनकाल के दौरान राज दरबार में गुटबंदी तीव्र हो गई। 1839 में खड़क सिंह की अकस्मात मृत्यु और उसके पुत्र राजकुमार नवनिहाल सिंह की दुर्घटनावश मृत्यु जब वह अपने पिता की अंत्येष्टि से लौट रहा था। मतलब अंत्येष्टि से लौटते वक्त ही क्या कहते हैं खड़क सिंह के बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है कि दुर्घटनावश मृत्यु ने पंजाब में अराजक स्थिति को जन्म दे दिया था। अब देखिए कि लाहौर के राज सिंहासन के हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों एवं समूहों ने योजनाएं एवं प्रति योजनाएं बनाई तथा इसने अंग्रेजों को निर्णायक चाल चलने का अवसर प्रदान कर दिया। देखिए कि सेना जो सिख राज्य का स्तंभ थी बेहद कमज़ोर हो गई थी। रणजीत सिंह के योग्य सेनापतियों जैसे कि मोहकम चंद और दीवान चंद, हरि सिंह नालवा और राम दयाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और समय पर वेतन न मिलने के कारण सेना में पहले से ही असंतोष बढ़ता जा रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। लाहौर सरकार अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखे हुए थी। उसने ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। एक बार जब वे अफ़गानिस्तान से भाग रहे थे और दूसरी बार जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अफ़गानिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। इन युद्ध संबंधी अंग्रेजी सेना के कूचों के परिणाम स्वरूप पंजाब में हो हल्ला एवं आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी। आगे देखिए कि अब रानी जिंद एवं दलीप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रानी जिंद और दलीप सिंह, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। नवनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह, जो रणजीत सिंह का दूसरा बेटा था, उसको राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 में उसकी हत्या कर दी गई। उसके तुरंत बाद दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह का अवयस्क पुत्र था, को महाराजा घोषित किया गया तथा रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। हीरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 में उसकी
हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उसने सेना को नाराजगी मोल ले ली और उसे अपदस्थ कर दिया गया तथा 1845 में उसकी मृत्यु हो गई। लाल सिंह रानी जिंद का एक प्रेमी सेना को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ और उसी वर्ष वजीर बन गया और तेजा सिंह को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। दोस्तों अब देखिए, यहाँ से हम पढ़ेंगे सिखों के साथ जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है अंग्रेज़ों का, उसको देखते हैं। 1845 से 46 के बीच में युद्ध कायम होता है। याद रखिएगा डेट, कई बार एग्जाम में आती है। 1843 में सिंध पर अधिकार कर लेने के बाद और रणजीत सिंह का भय समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करने की ताक में थे। दिसंबर 1845 में पंजाब की सेना ने इसका बहाना भी उन्हें दे दिया। पंजाब की सेना ने अपने अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंद कौर से बलात् राजज्ञा लेकर सतलज, जो कि सिख व कंपनी राज्य की सीमा मान ली गई थी, रणजीत सिंह के समय में उसके पार कर आक्रमण कर दिया। तो इसी बहाने मुदकी 18 दिसंबर में, फिरोज शाह 21-22 दिसंबर, आलीवाल 28 जनवरी 1846, सुबरहान 10 फरवरी की 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई। तो याद रखिएगा कि ये जो 4 लड़ाइयाँ हुई, मुदकी में 18 दिसंबर में, फिरोज शाह 21-22 दिसंबर में, आलीवाल 28 जनवरी 1846 और सुबरहान 10 फरवरी, ये 4 लड़ाइयों में सिख सेना जो है बुरी लड़ाई होती है और ये 4 युद्ध जो है इसके अंतर्गत होते हैं। अब देखिए कि ये 4 लड़ाइयों में सिख बुरी तरह पराजित हुई और सिखों की लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है आपकी लाहौर की संधि संपन्न होती है और अंग्रेज़ों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों पर तो अधिकार कर ही लिया, सिखों की सेना में भी भारी कटौती कर दी तथा लाहौर में अंग्रेजी रेसिडेंट की नियुक्ति कर दी। दोस्तों अब देखेंगे लाहौर की संधि के क्या विशेषता थी जो 1846 में संपन्न हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 की लाहौर संधि से हुई। संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश, सतलज तथा व्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान किए। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अंग्रेजी सेना को पंजाब में निर्बाध रूप से विचरण का अधिकार मिला और यह भी निर्धारित हुआ कि पंजाब में अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी या कह सकते यूरोपीय को नौकरी नहीं दी जाएगी। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया और जिंदन उसकी संरक्षिका बनी तथा लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई और ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन उसको दे दिया। अब देखिए दोस्तों, भैरवल की संधि भी संपन्न होती है। तो सिख कश्मीर के मामले में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और दिसंबर 1846 में भैरवल की संधि की गई। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक के पद से हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई। परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों इसी के साथ 2 संधि खत्म होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के साथ। पहली है भैरवल की संधि और दूसरी है लाहौर की संधि। इन दोनों संधि के प्रावधानों के बाद कुछ समय तक शांति बनी रहती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक शांति कायम न रहने के कारण 1848-49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है। लाहौर की संधि और भैरवल की संधि सिखों के लिए पूर्ण रूप से अपमानजनक थी और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए असंभव था। संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे वे बहुत ही अधिक रुष्ट मतलब क्रोध में थे और इन सैनिकों तथा राज परिवार के विक्षुब्धों ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया। षड्यंत्र के क्रम में अप्रैल 1848 में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई और आगे अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई। अंततः 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरह से पराजित किया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया। सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र
के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा महाराजा दलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया और इस प्रकार एक और राज्य कंपनी शासन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ। तो 2 युद्ध हुए थे जिसमें क्या कहते हैं अंततः सिखों की पराजय हो जाती है और उसको क्या कहते हैं अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति के तहत अंग्रेज़ों के साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। अब देखिए कि आंग्ल सिख युद्धों का क्या महत्व है। तो 1845-46 और 1848-49 के आंग्ल सिख युद्धों से भारत में अंग्रेज़ों को अद्वितीय सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ, जो अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने की अपेक्षा क्षेत्र या जलवायु जैसे कारकों पर ध्यान देने के अभ्यस्त हो चुके थे। लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना नियमित टुकड़ियों और यूरोपियन तर्ज पर शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सम्मुख दृढ़ निश्चयी एवं साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत कर दिया था। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के युद्ध कौशल को आपसी पारस्परिक सम्मान प्रदान किया था। सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के लिए निष्ठापूर्वक युद्ध किया, मतलब किसके तरफ से युद्ध किया? ब्रिटिश शासन के लिए युद्ध किया था और विभिन्न अन्य अभियानों तथा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें पता चल चुका है कि सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आगे चलिए हम पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार किस प्रकार से किया गया था। शुरुआत में हमने चैप्टर का नाम भी पढ़ा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो सुदृढ़ीकरण जो है उनकी प्रशासनिक नीति के कारण ही हुआ है। देखते हैं, ब्रिटिश परमोच्चता की साम्राज्यवाद विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया कंपनी द्वारा 1757 से 1857 के बीच में चलता है, 100 सालों के भीतर। इसके दौरान 2 तरफा पद्धति, जैसे कि पहला है विजय एवं युद्ध द्वारा समामेलन की नीति और दूसरा कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समामेलन की नीति के माध्यम से किया गया था। हम यह पहले ही विवेचित कर चुके हैं कि कंपनी ने किस प्रकार बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों को एक एक कर परास्त एवं अधीन किया, मुख्य रूप से उनके विरुद्ध युद्ध करके किया था। लेकिन अन्य कई शक्तियों को अधीन करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को आजमाया था और इस संदर्भ में हम वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी, वेल्जली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत को उद्धृत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार किस प्रकार से होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पहले देखेंगे कि घेरे, जिसको इंग्लिश में रिंग फेंस कहते हैं, उसकी नीति क्या थी। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में उस नाजुक समय में पद संभाला जब ब्रिटिश मराठा, मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली सहयोग का सामना कर रहे थे। उसने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया, जिसका उद्देश्य बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। वारेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उसके युद्ध में प्रतिबिंबित हुई और इस प्रकार रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया। वस्तुतः वेल्जली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी। मतलब कि जैसे, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे रिंग फेंस की नीति, तो देखिए इस नीति में यह था कि जो राज्य थे उनको उन्हीं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण से मदद प्रदान अंग्रेज़ किया करते थे, जो कि क्या कहते हैं उनके राजस्व में कम से कम कमी का एक बहुत बड़ा कारण था। और यही था कि इसी का एक बड़ा रूप जो है आपको सहायक संधि, अभी हम पढ़ेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कि सहायक संधि यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेल्जली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया था। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया तथा इसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई थी। यद्यपि वेल्जली इस संस्था का आविष्कारक नहीं था, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था तथा वह धीरे धीरे विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने इस संधि का प्रयोग पहली बार भारत में किया था और कालांतर में वेल्जली ने इस व्यापक रूप से अपनाया था।
अब देखेंगे कि इस संधि की विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार से थीं, जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट्स में दिया गया है। तो देखिए, भारतीय राज्यों के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। तो मतलब इसके तहत जो है विदेशी संबंध जो है कंपनी के अधीन हो जाएंगे, मतलब जो भी काम होगा वो भारतीय राजा स्वयं नहीं करेंगे बल्कि कंपनी के माध्यम से करवाएंगे। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि बड़े राज्यों अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी। यद्यपि ये राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे, खर्च राज्य उठाएगा लेकिन सेना की पूरी कमान अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगी। तो कभी भी वो क्या कहते हैं, चाहेंगे तो उसी राजा के ऊपर भी हमला करवा सकते थे। आगे देखिए, तीसरा है कि राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेसिडेंट रखना होगा। और चौथा है कि राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते। पांचवा देखिए कि अगला पॉइंट है कि कंपनी जो है राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। और छठा है कि कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब देखिए कि इसके तहत कौन कौन से साम्राज्य मिलाए जाते हैं, मतलब जो भारत के राज्य होते हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यह संधि 1798 में हैदराबाद के निज़ाम से की गई थी और उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के साथ भी की गई थी। तो इस संधि द्वारा अंग्रेज़ों को अत्यधिक लाभ मिला किंतु भारतीय रियासतों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा वे अंग्रेज़ों की दया पर आश्रित हो गए। उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ा और जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की उन पर इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम हुए, मतलब काफ़ी अच्छे नहीं हुए। अब देखिए दोस्तों, डलहौजी की व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इस नीति का प्रयोग 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने किया और इसे व्यवगत का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गईं। डलहौजी का मानना था कि झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा को परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए उसने ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और वास्तव में डलहौजी की स्पष्ट एवं सीधी स्कॉटिश मनोभावना यह चाहती थी कि मुगल सर्वसत्ता के मुखौटे को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए और जो भारतीय राज्य मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दम भरते हैं उन्हें सदैव के लिए अंत कर दिया जाए। दोस्तों, डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थीं। पहला, वे रियासतें जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थीं तथा कर अदा नहीं करती थीं। दूसरी वो सत्ता थी जो वे रियासतें जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थीं तथा अब अंग्रेज़ों के अधीन आ गई थीं। और तीसरी वे रियासतें थीं जो अंग्रेज़ों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थीं। दोस्तों, इसी बहाने हम लोग यहाँ ऊपर बॉक्स में दिया गया है अवध का समामेलन, उसको भी देख लेते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत लाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था। अवध का स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा शहादत बुरहानुल मुल्क ने 1724 में की, जो अवध में मुगल का सूबेदार था। इससे पहले वह बयाना का फौजदार एवं आगरे का सूबेदार भी रह चुका था। शहादत खां के बाद अवध के नवाब मुगल सम्राट के वजीर भी होते थे और इसलिए ये नवाब वजीर भी कहलाते थे। शहादत खां ने 1724 से 1739 तक शासन किया और उसके बाद उसका भतीजा और दामाद सफदर जंग अवध का नवाब वजीर हुआ, जिसने 1754 तक शासन किया था। आगे देखिए कि सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला 1754-75 जो बक्सर के युद्ध में हार गया था। ठीक है, तो सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला 1754 से 75 अवध का नवाब वजीर हुआ। 1764 के बक्सर युद्ध में वह भी बंगाल के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम के साथ अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। और अवध का अगला उल्लेखनीय नवाब शहादत खां 1798 से 1814 हुआ, जिसके समय में अवध ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली थी। जब तक अंग्रेज़ों का मराठा पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो गया तब तक अंग्रेज़ों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य बनाए रखा, बफर राज्य भी कह सकते हैं। और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह
1847 से 56 हुआ और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। तो ये दोस्तों ये पूरी कहानी है अवध की, आपने ऊपर देख लिया। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे व्यवगत का सिद्धांत 3 हमने पढ़े थे, उसमें कौन कौन सी रियासतें थी। और देखिए कि इस प्रकार डलहौजी ने ऐसी सभी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया जो उसके अधीन में नहीं थी अभी तक। उसने इस नीति द्वारा जिन राज्यों को या रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया वे इस प्रकार थी कि सतारा जो है सबसे पहले मिला व्यवगत के सिद्धांत के तहत 1848 में, फिर जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। तो दोस्तों ये कुछ राज्य थे जो व्यवगत के सिद्धांत के तहत मिला लिए गए थे। आगे देखिए, डलहौजी ने अनेक मनमाने सिद्धांतों के आधार पर इस नीति के द्वारा अनेक रियासतों को कंपनी साम्राज्य के अधीन हड़प लिया था। इस नीति में कई भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता छीन गई तथा कई रियासतों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया और इस नीति के कारण बची हुई रियासतों के शासक अत्यंत घबरा गए तथा वे मानने लगे कि उनका साम्राज्य छीनना कुछ समय का ही प्रश्न रह गया है। आगे देखिए कि डलहौजी की इस नीति से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ और यही सब कारण थे जो बाद में 1857 में आपको झलकने को मिलते हैं और 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण भी बना था। इस प्रकार डलहौजी ने अपने गवर्नर जनरल के रूप में 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मतलब 1848 से 56 के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में 8 राज्यों का सम्मेलन किया। दोस्तों अब देखेंगे कि ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध, जैसे कि हमारे बगल में बर्मा जो आज के समय मलेशिया कहलाता है और अफ़गानिस्तान उसकी बात हो रही है, भूटान, नेपाल, इन सब की अभी बात होगी। तीसरे लिखा है ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। देखिए जिस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी उस समय भारत की सीमा पर नेपाल, तिब्बत, बर्मा और अफ़गानिस्तान मुख्य रूप से अपना अस्तित्व कायम रखे हुए थे। भारतीय शासकों के इन देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, परंतु अंग्रेज़ों ने बारी बारी से इनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी और वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 1816 में नेपाल पर किया, 1855 में बर्मा पर, 1904 में तिब्बत और 1922 में अफ़गानिस्तान ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। नेपाल को अंग्रेज़ों ने अपनी मित्र राज्य बना लिया और 3 युद्धों के बाद रूस के हस्तक्षेप के कारण अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता भी कायम रखी गई। दोस्तों पहला देखेंगे हम लोग आंग्ल भूटान संबंध के बारे में। तो देखिए कि असम का व्यवसाय 1816 में अंग्रेज़ों को पर्वतीय राज्य असम के नज़दीकी संपर्क में लाया। असम और बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में भूटानी लोगों द्वारा निरंतर छापेमारी और 1863-64 में एल्गिन के दूत के साथ बुरा व्यवहार और उस पर थोपी गई संधि, जिसके अंतर्गत असम को जाने वाले दर्रों को अंग्रेज़ों द्वारा छोड़ने को बाध्य किया गया तो उसने अंग्रेज़ों को इन दर्रों का समामेलन करने का प्रवृत्त किया था। 1865 में भूटान की वार्षिक अनुदान के बदले में इन दर्रों को छोड़ने को बाध्य किया गया, मतलब कि आप वर्ष भर में पैसा देंगे कुछ नियमित रूप से तो आपको इधर से जाने को दिया जाएगा। समर्पित किए गए जिलों में बेहद उत्पादक चाय के बागान रहे थे। अब देखिए संबंध कब बिगड़ते हैं। तो देखिए आंग्ल नेपाल संबंध अब हम देखेंगे कि भारत की ओर से नेपाल पर पहला अभियान बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा 1762 में किया गया था, परंतु उस समय उसकी सेना पराजित होकर लौट गई थी। उसके बाद बेहटा के अंग्रेजी व्यापारिक रेजिडेंट ने नेपाल पर आक्रमण किया, परंतु उसे भी असफलता ही हाथ लगी और 1792 में अंग्रेज़ों ने नेपाल के साथ एक व्यवहारिक संधि की और 1802 में कंपनी की ओर से कैप्टन नॉक्स तथा कर्नल किरपैट्रिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा गया और यह प्रतिनिधिमंडल भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। नेपाल 18वीं शताब्दी में काफ़ी शक्तिशाली था और अपने राज्य के विस्तार में प्रयत्नशील था। उत्तर में चीन की ओर विस्तार असंभव था, इसलिए उसने दक्षिण में ही विस्तार की नीति अपनाई। 1801 में नेपाल ने गोरखपुर पर अधिकार कर लिया, जिससे ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाएं मिल गई थीं। दोस्तों हिमालय के तराई भाग में नेपाल और ब्रिटिश भारत की सीमाएं निर्धारित नहीं हो पाई और अंततः सीमा निर्धारण के लिए दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। इसी संघर्ष की स्थिति में अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच 1814 में युद्ध की शुरुआत होती है। दोस्तों
आंग्ल नेपाल युद्ध को हम देखेंगे। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और भारत आने के साथ ही उसे गोरखों के साथ संघर्ष करना पड़ा। 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू हो गया और हेस्टिंग्स ने 3 ओर से नेपाल को घेरने की योजना बनाई। कर्नल आक्टर लोनी को सतलज नदी की ओर से, मेजर जनरल मार्ले को पटना की ओर से तथा जॉन वुड को गोरखपुर से नेपाल की राजधानी की ओर अभियान के लिए भेजा गया। हेस्टिंग्स ने मेजर जिलेप्सी को मेरठ की ओर से कर्नल आक्टर लोनी की सहायता देने का निर्देश किया। आरंभ में गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजी सेना को वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु अप्रैल 1815 से गोरखा सेना की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी और इस समय कर्नल निकोलस तथा गार्नर ने अल्मोड़ा तथा कुमायूं पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, आक्टर लोनी ने मई 1815 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा से मालून का किला छीन लिया था। दोस्तों, गोरखा जो होते हैं काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और इसी पे हमने गोरखा रेजिमेंट एक बना भी है, आप जानते होंगे। युद्ध के दौरान ही अंग्रेज़ों ने कुछ पहाड़ी जातियों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, जिससे उन्हें युद्ध में काफ़ी सहायता मिली। दोस्तों, उस समय जो है नेपाल और उधर के क्षेत्रों में छापेमारी युद्ध काफ़ी होती थी, जिसे क्या कहते हैं, गुरिल्ला वारफेयर भी कभी कभी कहते हैं। देखिए, युद्ध में पराजय की स्थिति को देखते हुए गोरखों ने अंग्रेज़ों के साथ संधि का प्रस्ताव रखा, परंतु नेपाल में उग्रदल के बहुमत में होने तथा अंग्रेज़ों द्वारा संधि के लिए कठोर शर्त रखे जाने के कारण संधि वार्ता नहीं हो सकी और इन परिस्थितियों में आंग्ल नेपाल युद्ध फिर से शुरू हो गया। 28 फरवरी 1816 तक कर्नल डेविड आक्टर लोनी ने मकबनपुर में गोरखा सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। मकबनपुर में निर्णायक युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच संधि वार्ता चली और नेपाल दरबार ने मार्च 1816 में सगौली की संधि प्रस्ताव मान लिया। अब देखेंगे कि सगौली की संधि की क्या विशेषताएं थी, उसमें क्या प्रबंध थे। तो देखिए, सगौली की संधि मार्च 1816 में संपन्न होती है। सगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि में निम्न शर्तों का प्रावधान किया गया। तो कौन कौन से प्रावधान थे? तो देखिए, नेपाल ने अंग्रेज़ों को गढ़वाल और कुमायूं जिले के साथ साथ हिमालय की तराई का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्रदान कर स्वीकार किया। आगे देखेंगे कि अंग्रेजी राज्य जो कि ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा निश्चित की गई। नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति ले ली थी। अब देखिए कि सगौली की संधि से अंग्रेज़ों को बहुत अधिक लाभ हुआ। नेपाल अंग्रेज़ों का मित्र राज्य बन गया। इसके बाद से अंग्रेज़ों को भारी मात्रा में गोरखा सैनिक प्राप्त होते रहे और इस संधि के बाद शिमला, मसूरी और नैनीताल भी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया और अब अंग्रेज़ों को मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम मार्ग भी उपलब्ध हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ जो है आंग्ल बर्मा युद्ध भी, आंग्ल बर्मा संबंध भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू करते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में बर्मा एक स्वतंत्र देश था और बर्मा अंग्रेज़ों के लिए खतरा साबित हो सकता था, इसलिए कंपनी बर्मा के प्रति कुछ अधिक ही सतर्क थी। सतर्क होना आवश्यक भी था क्योंकि 1817-18 में बर्मा के सैनिक अभियान के कारण असम में खतरा उत्पन्न हो गया था। क्योंकि दोस्तों, जो बर्मा की बात की जा रही है वो आज का क्या कहते हैं, मलेशिया था। तो उस समय श्याम के लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने और बर्मी सेना को पराजित कर दिए जाने के कारण यह खतरा तत्काल टल गया, परंतु 1823 में बर्मियों ने कंपनी के द्वीप शाहपुरी पर आक्रमण कर असम की सीमा पर उत्पत्ति मचाना शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में आंग्ल बर्मा युद्ध को सूत्रपात हुआ और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1823-24 के बीच लड़ा गया और द्वितीय बर्मा युद्ध जो है 1852 में लड़ा गया तथा तीसरा और अंतिम बर्मा युद्ध 1855 में लड़ा गया और तीसरे बर्मा युद्ध में अंग्रेज़ों ने निर्णायक विजय प्राप्त की और बर्मा जो है अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था। अब देखिए कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध देख लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। तो देखिए, सन 1822 में ब्रह्मा के सेनापति महाबुंदेला ने असम पर अधिकार जमा लिया, फिर उसने मणिपुर भी जीत लिया। अब उसने कछार राज्यों को भी जीतना चाहा तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने इसका विरोध किया। इस प्रकार बर्मा सरकार तथा अंग्रेज़ों के बीच प्रथम अनबन हुई। आवा सरकार द्वारा शाहपुरी द्वीप पर अधिकार करने से अंग्रेज रुष्ट हो गए। अंग्रेजी सेना ने शाहपुरी द्वीप पर कब्जा कर लिया और बर्मा के विरोध करने पर 24 फरवरी 1824 को उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, आक्रमण के लिए अंग्रेज़ों ने दो तरफ से सेनाएं भेजी। पहली सेना उत्तर पूर्व के स्थल मार्ग से तथा दूसरी सेना मेजर जनरल पर
मेजर जनरल सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से भेजी गई। बर्मा सेनापति महाबुंदेला ने चटगांव के निकट रामू नामक स्थान पर अंग्रेजों की एक सेना को परास्त भी कर दिया, किंतु दूसरी ओर 11 मई 1824 को अंग्रेजों ने रंगून जीत लिया था। ये वही रंगून है जहां पे बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया जाता है। 1825 में अंग्रेजों ने असम भी जीत लिया और इसी समय सेनापति महाबुंदेला अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध में मारा गया। कैंपबेल ने 3 हफ्ते पश्चात नीचे से प्रोम पर अधिकार कर लिया और जब अंग्रेज बर्मा की राजधानी यांडूप से 60 मील दूर रहे गए तब बर्मियों ने संधि का प्रस्ताव रख दिया था। अब देखिए दोस्तों, यांडूप की संधि 24 फरवरी 1826 को संपन्न होती है और इसमें क्या प्रावधान थे, तो इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्न अनुसार थी। तो पहला था कि टेनासिरिम और अराकान के प्रांत पर बर्मा सरकार ने अंग्रेज़ों को दे दिए थे। तो ये टेनासिरिम और अराकान जो प्रांत हैं अंग्रेज़ों को दे दिया गया। मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। उसने असम और कछार राज्यों से अपने अधिकार को छोड़ दिया। बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिए। और 5वां है कि आवा सरकार ने अंग्रेजी रेजिडेंट्स रखना स्वीकार किया था। अब देखिए कि इस युद्ध से अंग्रेज़ों को बहुत लाभ हुआ और उसने उत्तर पूर्व में पर्याप्त भूमि प्राप्त की गई। ठीक है, तो युद्ध यांडूप की संधि से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार लॉर्ड एमहर्स्ट के इस कार्य से प्रसन्न हुई और एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि भी दी गई। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। संधि भी यांडूप की हो चुकी थी। अब कुछ समय तक तो शांति बनी रही, लेकिन फिर से जो है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या था। तो यांडूप की संधि से प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई थी, किंतु बर्मा के नए शासक ने इस संधि की शर्तों को अपमानजनक मानते हुए उसके पालन से इनकार कर दिया। इस बीच जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और डलहौजी ने सभी यूरोपीय देशों को बर्मा से अलग रखने की नीति अपनाई और किसी भी प्रकार से बर्मा पर अंग्रेजी आधिपत्य करने का दृढ़ निश्चय किया। फिर बर्मा के अंग्रेजी व्यापारियों ने भी शिकायतें शुरू कर दी और इस आधार पर डलहौजी ने यह आरोप लगाया कि बर्मा द्वारा यांडूप की संधि का उल्लंघन किया जा रहा है और उसने बर्मा के शासक के पास अंग्रेजी व्यापारियों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा। दोस्तों, बर्मा के नए शासक थाराबादी ने डलहौजी के प्रस्ताव को तो अस्वीकृत कर ही दिया। राजधानी में स्थापित ब्रिटिश रेजिडेंट को भी बर्मा छोड़ने के लिए कहा जाने लगा और इससे डलहौजी क्रुद्ध हो गया तथा उसने अपनी सभी मांगों को मनवाने के लिए जल सेना के प्रमुख अधिकारी लैम्हर्ट को 3 विशाल युद्धपोतों के साथ रंगून भेजा। शांति वार्ता के लिए जंगी बेड़ों को भेजना डलहौजी की आक्रामक नीतियों का ही परिचायक था। आगे देखिए कि स्थिति को गंभीर देखते हुए बर्मा के शासक ने अंग्रेजी व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया और अपने आश्वासन को विश्वसनीय बनाने के लिए उसने रंगून के गवर्नर को भी पदच्युत कर दिया। परंतु लैम्बर्ट ने बाद में रंगून के नए गवर्नर के अंग्रेजी प्रतिनिधियों से नहीं मिलने को अपमानजनक बताया और उसने बर्मा के एक शाही जहाज रॉयल येलो शिप को लेकर भागने की कोशिश की। इस घटना से बर्मी क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपहरण कर लिए जहाज पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसी समय 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हो गया। तो आपने पीछे का कारण जाना कि किस प्रकार से आंग्ल बर्मा युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध प्रारंभ होता है। आगे देखिए कि डलहौजी ने क्रुद्ध होकर बर्मा के शासक के पास लैम्बर्ट के जहाज पर की गई गोलाबारी के लिए क्षमा याचना का प्रस्ताव रखा। उसने क्षतिपूर्ति के लिए 12,000 पाउंड देने का वैकल्पिक सुझाव भी दिया और बर्मा के शासक ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो डलहौजी ने जनरल गाडविन को 5800 सैनिक तथा अनेक युद्धपोतों के साथ बर्मा अभियान पर भेजा। 14 अप्रैल 1852 तक गाडविन ने मर्तबान तथा रंगून पर अधिकार कर लिया और मई 1852 तक अंग्रेजी सेना ने बसीन के साथ बर्मा के संपूर्ण सागर तट पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1852 में डलहौजी स्वयं बर्मा पहुंच गया और नवंबर तक उसने प्रोम और पीगू को अपने कब्जे में कर लिया। अब देखिए दोस्तों, दिसंबर 1852 की गई एक घोषणा के अनुसार प्रोम और पीगू अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया तथा डलहौजी ने उससे आगे बढ़ने का निर्णय लिया और इस कारण दोनों पक्षों के बीच किसी संधि के बिना ही युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस युद्ध का जो मुख्य कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी तथा पूर्व में अंग्रेजों के सम्मान की सुरक्षा की मुख्य भावना थी। तो यही दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध को।
तो बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र थीबो शासक बना। वह प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों को मित्र नहीं मानता था, अतः 1876 में दोनों राज्यों के संबंध खराब हो गए। 1878 में अंग्रेजी रेजिडेंट को बर्मा से वापस बुला लिया गया और 1885 में फ्रांस ने उत्तरी बर्मा से एक व्यापारिक संधि कर ली और अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मांडले में एक फ्रांसीसी एजेंट ने भी दौरा किया, अतः लॉर्ड डफरिन सतर्क हो गया। दोस्तों, इस स्थिति को देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने बर्मा के शासक के पास मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की मांग की। इसके साथ ही कई अन्य मांगें भी डफरिन ने बर्मा के शासक के पास भेजी थीं, परंतु बर्मा के शासक थीवा ने डफरिन की सभी मांगों को अस्वीकृत कर दिया। इन परिस्थितियों में अंग्रेजी सेना ने 1855 में ऊपरी बर्मा पर आक्रमण कर दिया था। मात्र 14 दिनों के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने संपूर्ण ऊपरी बर्मा तथा उसकी राजधानी मांडले पर भी अधिकार कर लिया। थीवी और उसके कुटुंबी रत्नागिरी भेज दिए गए। दोस्तों, आगे देखेंगे कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ने स्वतंत्र बर्मा के भाग्य का अंत कर दिया। इस युद्ध के परिणाम अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अब संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया तथा अंग्रेजी राज्य की सीमाएं चीन तक विस्तृत हो गई थीं। बर्मा के लिए अंग्रेज़ों ने एक उपराज्यपाल नियुक्त किया तथा संपूर्ण बर्मा की राजधानी रंगून को बनाया गया था। चलिए दोस्तों, आगे देखेंगे आंग्ल तिब्बत संबंध को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेज़ों के साथ तिब्बत के संबंधों की शुरुआत गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय से हुई। हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1774-75 में जॉर्ज वोल्गले के नेतृत्व में कंपनी का एक व्यापारिक शिष्टमंडल लहासा भेजा गया था, परंतु उस समय कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। तो 1783 में हेस्टिंग्स ने सैमुअल टर्नर को लहासा भेजा। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मैत्रिंग लहासा गया और तिब्बत के दलाई लामा से भी मिला। 1885-86 में चीन की सरकार ने एक ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा दे दी और यहीं से तिब्बत में अंग्रेज़ों की घुसपैठ की शुरुआत होती है। दोस्तों, अंग्रेज़ कहीं भी स्वयं अपनी विस्तारवादी नीति का प्रभाव डालने के लिए सर्वप्रथम ऐसे ही शिष्टमंडल को भेजा करते थे, बाद में वहां पर कब्जा कर लेते थे। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत के साथ किस प्रकार का संबंध था। 19वीं सदी तक तिब्बत चीन के प्रभाव क्षेत्र में था, लेकिन बाद में उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए प्रयास शुरू कर दिए। दलाई लामा ने स्वयं को शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित कर लिया और तिब्बत में चीनी प्रभाव को समाप्त करने के लिए दलाई लामा ने रूसी प्रभाव को विस्तार प्राप्त करने दिया। 1898 में दलाई लामा ने रूस की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान देने का आह्वान किया। भारत की ब्रिटिश सरकार के लिए तिब्बत में रूस का बढ़ता प्रभाव खतरे का संकेतक था। भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन तिब्बत में रूसी प्रभाव के विस्तार को सहन करने की स्थिति में नहीं था और लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालना शुरू किया कि उसे तिब्बत में सैनिक अभियान के लिए अनुमति प्रदान की जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसकी सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया। यूरोप में जर्मनी की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड घबराया हुआ था और रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, इसलिए कर्जन को तिब्बत अभियान की अनुमति नहीं दी गई। ब्रिटिश सरकार की मजबूरियों को जानने के बाद कर्जन ने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि तिब्बत में रूसी प्रभाव को कम करने के लिए खाम्बा जोंग में चीनी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की जाए। इस वार्तालाप के द्वारा लॉर्ड कर्जन तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। अंततः ब्रिटिश सरकार ने बाहरी मन से कर्जन को वार्तालाप की स्वीकृति प्रदान कर दी। दोस्तों, इसी के साथ यंग हस्बैंड अभियान की शुरुआत होती है। देखते हैं क्या चीज़ है। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार से अनुमति मिल जाने के बाद लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन खाम्बा जोंग भेज दिया था। चीनी प्रतिनिधि भी वार्तालाप के लिए निर्धारित स्थल पर यथा समय पहुंच गए, परंतु तिब्बती प्रतिनिधियों ने तब तक वार्ता करने से इनकार किया जब तक कि अंग्रेजी मिशन तिब्बती सीमा से बाहर नहीं चला जाता है। यंग हस्बैंड ने तिब्बती प्रतिनिधियों की शर्त को स्वीकार कर लिया, किंतु इसी बीच तिब्बती सेना खाम्बा जोंग के निकटवर्ती प्रदेशों में एकत्रित होने लगी और ब्रिटिश भारत की अंग्रेजी सरकार के लिए यह स्थिति असहनीय थी। लॉर्ड कर्जन ने इसे अपमानजनक स्थिति से उभरने के लिए ब्रिटिश सरकार से
ज्ञानतसे तक अंग्रेजी सेना के प्रवेश की अनुमति मांगी और अनुमति मिलने के बाद मार्च 1904 में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ज्ञानतसे की ओर बढ़ी। तिब्बती सेना ने गुरु नामक स्थल पर अंग्रेजी सेना को रोकने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजी सेना ने तिब्बत सेना को बुरी तरह पराजित किया और अप्रैल 1904 में अंग्रेजी सेना ने ज्ञानतसे पर अधिकार कर लिया था। इस पराजय के बावजूद दलाई लामा अंग्रेज़ों के साथ संधि के लिए तैयार नहीं हुआ और अब ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अंग्रेजी सेना ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर अभियान किया। अगस्त 1904 में अंग्रेजी सेना ने ल्हासा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस स्थिति में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भाग गया। 7 सितंबर 1904 को अंग्रेजी सेना ने दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ ल्हासा की संधि कर ली और आंग्ल तिब्बत युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए महत्वपूर्ण विशेषता ल्हासा की संधि की। तो देखते हैं ल्हासा की संधि के बारे में। ल्हासा की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों और तिब्बत के बीच युद्ध की समाप्ति हुई और उसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला था, अंग्रेज़ों को ज्ञानतसे, मातुंग और गरतोक में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के अधिकार मिले। दूसरा, ज्ञानतसे में ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना की स्वीकृति मिली और ल्हासा पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार मिला था। बाद में रूसी हस्तक्षेप से रेजिडेंट के ल्हासा जाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, तीसरा है कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए तिब्बत पर 75 लाख रुपए देने का बोझ डाला गया और बाद में रूसी हस्तक्षेप और भारत मंत्री जॉन ब्रॉड्रिक के सुझावों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि को घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था। चौथा, हर्जाने की राशि प्राप्त होने तक चुम्बी घाटी को अंग्रेज़ों ने अपने पास बंधक के रूप में रखने का निर्णय लिया और बाद में रूसी हस्तक्षेप से 3 वार्षिक किस्तों के भुगतान के बाद ही चुम्बी को खाली कर देने का निर्धारण हुआ था। दोस्तों, पांचवा और अंतिम जो प्रस्ताव था कि तिब्बत को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वह किसी भी विदेशी प्रतिनिधि को तिब्बत में आने की अनुमति नहीं देगा तथा किसी भी विदेशी राज्य को तिब्बत में रेल, सड़क, तार तथा खानों के लिए क्षेत्र में कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। अब देखेंगे कि संधि का महत्व क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ा तिब्बत पर। तो इस संधि के तहत कर्जन ने तिब्बत में रूसी प्रभाव के विस्तार के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। तात्कालिक परिस्थितियों में कर्जन की तिब्बत नीति सफल प्रतीत होती है, किंतु उसकी इस नीति की आलोचना भी खूब की जाती है। कर्जन की तिब्बत नीति ने ब्रिटिश सरकार के लिए अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर दी। कर्जन की इस नीति ने ब्रिटेन तथा रूस के बीच बढ़ रहे मधुर संबंधों में खटास उत्पन्न कर दी और आलोचकों के एक वर्ग द्वारा यह कहा जाता है कि तिब्बत विजय से अंग्रेज़ों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और इस अवधारणा की पुष्टि लोवर्थ फ्रेजर के उस कथन से हो जाती है जिसमें उसने कहा कि हम अपने क्षेत्र को आशा अनुरूप विस्तृत नहीं कर सके और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर निरर्थक विकट स्थिति उत्पन्न कर ली। परंतु कर्जन के आलोचकों को यह समझ लेना चाहिए कि उस समय तिब्बत में रूस का बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के लिए खतरनाक था और यदि तत्काल भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया होता तो तिब्बत के समीपवर्ती क्षेत्रों से उनके लिए हमेशा का खतरा उत्पन्न रहता। इस दृष्टि से तात्कालीन परिस्थितियों में कर्जन की सोच सकारात्मक थी, भले ही वह ब्रिटेन की सरकार के लिए संकट उत्पन्न करने वाली साबित हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि आंग्ल अफगान संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान राज्य अवस्थित था और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस तीव्र गति से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे वह अफगानिस्तान और फारस की सीमा तक पहुंच गया और यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरे का संकेत थी। रूस द्वारा भारत पर आक्रमण का पूर्वानुमान कर रूस से भारत की सुरक्षा हेतु अंग्रेज़ों द्वारा 2 प्रकार की नीतियां बनाई गईं। पहला क्या था, अग्रगामी विचारधारा और दूसरा कुशल अक्रियता। तो देखिए, अग्रगामी विचारधारा की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और परिणाम स्वरूप अफगान अमीरों के बीच 2 युद्ध लड़े गए। अब देखिए, अगला था कुशल अक्रियता की नीति का पालन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के समय से लेकर वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक किया गया और प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी और इसलिए उसे कुशल अक्रियता की नीति का अपनाना पड़ा था। दोस्तों, भारत की ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर इन दोनों ही नीतियों का पालन किया। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम देखेंगे कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध
में क्या हुआ। तो यह युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया और युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई और समाप्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो के समय। लॉर्ड ऑकलैंड 1835 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और 1826 से अफगानिस्तान में शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद शासन कर रहा था। रणजीत सिंह ने 1823 में पेशावर की जीत लिया था और जिससे सिख साम्राज्य अफगानिस्तान के लिए एक खतरा बन गया था। अब्दाली वंशज शाह शुजा भी अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करते हेतु प्रयासरत था और फारस का शासक मोहम्मद मिर्जा रूस का मित्र था। दोस्तों, कंधार का शासक फारस के सहयोग से हेरात प्राप्त करना चाहता था और दोस्त मोहम्मद की स्थिति डावाडोल थी और इसी समय फारस ने 1837 में हेरात पर आक्रमण कर दिया था। यदि अंग्रेज रणजीत सिंह से पेशावर उसे दिला दें और रूस के विरुद्ध अफगानिस्तान का संरक्षण उसे प्राप्त करवा दें तो वह उनसे मित्रता का इच्छुक था। लॉर्ड ऑकलैंड ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, अतः निराश होकर दोस्त मोहम्मद ने रूस से संधि कर ली थी। सितंबर 1836 में कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को नाम मात्र के लिए व्यापारिक परंतु वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों से अफगानिस्तान भेजा गया और उसी समय रूसी प्रतिनिधि कैप्टन विटकेविच भी अफगानिस्तान गया था। लॉर्ड ऑकलैंड उससे रुष्ट हो गया तथा उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। दोस्तों, ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून 1836 में त्रिदलीय संधि की और नवंबर 1838 में ऑकलैंड ने फिरोजपुर में सेना जमा की थी। 1839 में अंग्रेजी सेना ने सिंध के मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और इस सेना को सिंध की सेना कहा गया। पहले सर हेनरी फेन तथा बाद में सर जॉन कीन की इसका सेनापति नियुक्त किया गया और सिंध के अमीरों को विवश होकर अंग्रेज़ों की शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। अंग्रेज़ों ने भक्कर जीत लिया, फिर सिंध के मार्ग से क्वेटा पहुँचे और अप्रैल में शाह शुजा कंधार पहुँचा था। 1839 में अंग्रेज़ों ने गजनी को जीता और फिर 7 अगस्त 1839 को अंग्रेज़ी सेना काबुल पहुँच गई। दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया था। शाह शुजा को सिंहासन मिल गया और 10,000 सेना काबुल इसकी सेना तो अंग्रेज़ी सेना जो है काबुल में शाह शुजा की रक्षा के लिए छोड़ दी गई और अंग्रेज़ भारत वापस आ गए। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि ऑकलैंड की अफ़गान नीति के बारे में पढ़ेंगे। ऑकलैंड की अफ़गान नीति सर्वप्रथा दोषपूर्ण थी क्योंकि इससे अंग्रेज़ों को सभी दृष्टियों से घाटे का सामना करना पड़ा। गवर्नर जनरल बनने के बाद अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने जब उसके पास मित्रता का अनुरोध पत्र भेजा था और रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने का अनुरोध किया था, तब ऑकलैंड ने यह कहा था कि स्वतंत्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अंग्रेज़ों की नीति नहीं है, परंतु बाद में उसने अपने वक्तव्य को ही धता बताते हुए अफ़गानिस्तान की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। दोस्तों, इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे अब द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध को। देखिए, द्वितीय अफ़गान युद्ध प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अंग्रेज़ों पर था। 1862 से 72 तक भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया और इससे अफ़गानिस्तान अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया, किंतु लॉर्ड लिटन ने आते ही अग्रगामी नीति अपनाई तथा अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राज़ी कर लिया, परंतु परिस्थितियां विपरीत होने के कारण शेर अली ने कुछ विलंब किया और इसी समय लॉर्ड लिटन ने नेविल चैम्बरलिन को राजदूत बनाकर अफ़गानिस्तान भेजा था, लेकिन उसे खैबर दर्रे से प्रविष्ट होने की अनुमति न मिलने पर लॉर्ड लिटन ने 21 नवंबर 1778 को युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, युद्ध की घोषणा होते ही अंग्रेजी सेना ने 3 ओर से अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया। एक सेना सर सैमुअल ब्राउन के नेतृत्व में खैबर के दर्रे से, दूसरी मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में खुर्रम की घाटी से और तीसरा जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में बोलन दर्रे से भेजी गई। शेर अली रूसी तुर्किस्तान की ओर पलायन कर गया। कंधार पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया और शेर अली के पुत्र याकूब खान ने अंग्रेज़ों से गंडमक की संधि की थी। किसकी? गंडमक की संधि। इस संधि के पश्चात कुछ समय तक शांति बनी रही। कावानगरी ने काबुल में राजदूत का पद संभाल लिया, लेकिन 1879 में काबुल में विद्रोह हो गया और अंग्रेज़ों ने विद्रोह दबा दिया तथा दोस्त मोहम्मद के नाती तथा अफजल खां के पुत्र अब्दुल रहमान से संधि करके उसे अफ़गानिस्तान का शासक बना दिया। अब देखिए, गंडमक की संधि क्या थी उसको बारे में देख लेते हैं। तो मई 1879 में अंग्रेज़ों एवं याकूब खां के बीच गंडमक की संधि संपन्न हुई। याकूब खां ने गंडमक
में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तथा हेरात एवं अन्य समीपवर्ती नगरों में अंग्रेज प्रतिनिधि रखना स्वीकार कर लिया और उसने अंग्रेजों से परामर्श के बिना किसी विदेशी शक्ति से संपर्क स्थापित नहीं करना स्वीकार किया। याकूब ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया और बोलन दर्रे के निकट पीसिन तथा सीबी नामक 2 जिलों अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। गंडमक की संधि के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के अमीर को 6 लाख रुपए वार्षिक देना तथा अफगानिस्तान की सुरक्षा का वचन दिया और इस संधि से भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली काफ़ी खुश हुए थे। दोस्तों, लिटन की अफगान नीति को भी देख लेते हैं। 1886 में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बना। उसके शासनकाल में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित और स्पष्ट विदेश नीति को क्रियान्वित किया गया। लिटन भारत में डिज़रायली द्वारा नियुक्त किया गया था और डिज़रायली की नीति गौरवपूर्ण पार्थक्य वैज्ञानिक सीमाओं और अपने प्रभाव क्षेत्रों को कायम रखने की थी। डिज़रायली अफगानिस्तान के साथ संबंधों को अनिश्चिततापूर्ण बनाए रखने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसे लिटन को भारत में यह स्पष्ट आदेश देकर भेजा था कि वह अफगानिस्तान के अमीर के साथ निश्चित समानांतर और व्यवहारिक संधि स्थापित करे। उसी के साथ आदेश पर लिटन ने अफगानिस्तान के अमीर से यह मांग की कि वह अपने देश में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे, परंतु अफगानिस्तान के अमीर ने अनेक कारणों से ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने से इनकार कर दिया और अतः लॉर्ड लिटन को अफगानिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। दोस्तों, लिटन की अफगान नीति गंभीरतापूर्वक निर्धारित हुई थी और उसका क्रियान्वयन भी दक्षतापूर्वक हुआ था, परंतु उसमें एकमात्र दोष काबुल में एक स्थायी अंग्रेजी रेजिडेंट रखने की जिद थी और इसी दोष ने लिटन की नीति और स्वयं लिटन तथा डिज़रायली के सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त किया था। दोस्तों, इसी क्रम में हम देखेंगे तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में। तो देखिए, 1884 में जब रूस ने अफगानिस्तान की सीमा पर मर्व पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। ब्रिटिश सरकार अब इस बात के लिए प्रयत्नशील हो गई कि रूस और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण हो जाए, किंतु रूस एवं अफगानिस्तान के बीच निश्चित सीमा के निर्धारण के क्रम में दोनों पक्षों के बीच पंचदेह मामले को लेकर युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया। अब्दुल रहमान अंग्रेज़ों का संरक्षक था, इसलिए इस स्थिति में अंग्रेज़ों और रूस के बीच में युद्ध का संकट उत्पन्न हो गया, परंतु भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की दूरदर्शिता और अब्दुल रहमान के व्यवहारिक ज्ञान के कारण युद्ध का संकट टाल दिया गया। दोस्तों, इसी बीच अब्दुल रहमान ने यह घोषणा कर दी कि उसे यह निश्चित रूप से नहीं मालूम था कि पंचदेह अफगानिस्तान का हिस्सा है या नहीं, और इसके साथ ही उसने यह भी कह दिया कि पंचदेह की क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र से कर दी जाए तो वह पंचदेह पर अपना अधिकार छोड़ देगा। जुलाई 1887 में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के संबंध में रूस, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार तथा अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हो गया और पंचदेह पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, जबकि जुल्फिकार दर्रे पर अफगानिस्तान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था। पंचदेह के मामले को लेकर उत्पन्न संकट का माहौल तो 1887 के समझौते से टल गया, परंतु इस स्थिति में भारत सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा और देशी रियासतों के शासकों के साथ मिलकर अंग्रेज सरकार ने इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स की स्थापना की। इधर अफगानिस्तान के अमीर का रावलपिंडी में स्वागत हो रहा था और उधर रूस पूर्व की ओर अपने विस्तार में लगा था। 1895 में रूस ने पामीर पर अधिकार कर लिया और इसी वर्ष एंग्लो रशियन कन्वेंशन आंग्ल रूस समझौता के अनुसार आक्सस नदी को रूस दक्षिणी सीमा मान लिया गया और हेरात में रूस के प्रसार को रोक दिया गया। 1905 में रूस जापान के साथ युद्ध में उलझ गया और 1907 में ब्रिटेन तथा रूस के बीच समझौता होने के बाद से दोनों पक्षों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए। अब देखिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान ने विदेशी मामलों में स्वतंत्रता किस प्रकार से प्राप्त की। तो देखिए, 1907 में समझौता करने के समय अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्ला से विचार विमर्श नहीं किया गया और इससे आंग्ल अफगान संबंध में खटास उत्पन्न हो गई और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा उकसाने पर अफगानिस्तान के अमीर ने भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह युद्ध में परास्त हो गया और 1901 में दोनों पक्षों के बीच एक संधि स्थापित हो गई। 1922 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास संबंध स्थापित किए गए और इस समय से आंग्ल अफगान संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोस्तों, ब्रिटिश भारत एवं उत्तर पश्चिम समीपवर्ती प्रदेश
किस प्रकार से, क्या संबंध थे, क्या घटनाएं थीं, उनके बारे में देख लेते हैं। पश्चातवर्ती भारतीय शासकों ने वैज्ञानिक समीपवर्ती क्षेत्र की खोज में सिंधु एवं अफगानिस्तान के बीच अवस्थित इस क्षेत्र तक पहुंचने के प्रयास किए। सिंध विजय 1843 और पंजाब के समामेलन 1849 ने ब्रिटिश सीमाओं को सिंधु से पार तक विस्तारित कर दिया था, जिससे वे बलूच और पठान जनजातियों के संपर्क में आए, जो अधिकतर स्वतंत्र थे, लेकिन अफगानिस्तान के अमीर उन पर साधारण अधिराजस्व होने का दावा करते थे। 1891-92 के दौरान ब्रिटिश क्षेत्र गिलगिट घाटी में हुंजा नागर, जिन्होंने चित्रल के साथ प्रभावशाली संचार कायम किया, ने अब्दुल रहमान को भयभीत एवं सतर्क किया था तथा अफगान एवं ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच डूरंड रेखा के नाम से एक सीमा खींचकर एक समझौता हुआ। अमीर को कुछ जिले प्राप्त हुए और उसकी सब्सिडी को बढ़ा दिया गया, लेकिन डूरंड समझौता 1893 शांति कायम रखने में असफल हो गया और जल्द ही वहां जनजातीय विद्रोह हो गए थे। इसे रोकने के लिए चित्रल में एक स्थायी ब्रिटिश सैन्य दुर्ग स्थापित किया गया और मलाकांड दर्रा की निगरानी एवं रक्षा के लिए सेना तैनात की गई, लेकिन जनजातीय विद्रोह 1898 तक होते रहे और करजन 1899 और 1905 के बीच वायसराय ने निर्लिप्तता और संकेंद्रण की नीति का अनुसरण किया। ब्रिटिश सेनाओं को जटिल क्षेत्र से वापस बुलाया गया, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित और निर्देशित जनजातीय लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उन्होंने जनजातियों को शांति बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आगे देखेंगे कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार, जो पूर्व में यह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रणाधीन थी, तो भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उत्तर पश्चिम समीपवर्ती प्रांत, ठीक है, NWFP जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो ठीक है, तो उत्तर पश्चिम समीपवर्ती प्रांत का सृजन किया था। समग्र तौर पर करजन की नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में शांति कायम हुई और कभी कभी जनजातीय विद्रोह के साथ वहां निरंतर शांत दशाएं बनी रही। जनवरी 1932 में यह घोषणा की गई कि NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को गवर्नर के प्रांत के तौर पर गठित किया गया और 1947 से यह प्रांत पाकिस्तान से संबंधित है। अब देखिए कि कुछ प्रमुख विचार थे, उनको भी देख लेते हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि क्या यह जो अंग्रेज़ों का नीति था ये उद्देश्यपूर्ण थी कि यह इरादतन थी। तो देखिए उसके संबंध में जॉन सीले जो अंग्रेजी इतिहासकार है वो क्या कहते हैं, तो हमने भारत का अंधाधुंध अधिग्रहण किया। अंग्रेज़ों द्वारा बेहद अनजाने में तथा संयोगवश की गई भारत विजय में कुछ भी महान नहीं था। दोस्तों इसके साथ अगले इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर क्या कहते हैं, क्लाइव संस्थापक नहीं था अपितु भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का योजनाकार नहीं था अपितु प्रयोगकर्ता था जिसने संभावनाओं को तलाशा। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। अब देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ब्रिटिश इतिहासकार हैं। देखिए सिडनी जे ओवन क्या कहते हैं, वेल्जली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला बैठ गया था। वेल्जली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। भारत में राजनीतिक शक्तियों में से एक कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई और पूरे देश को इसके संरक्षित राज्य माना गया। वेल्जली के समय से आगे भारत की रक्षा कंपनी की जिम्मेदारी बन चुकी थी। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान की पुस्तक से जो ये कथन लिया गया है, टीपू सुल्तान की असफलता उसका दुखद अंत था और उपमहाद्वीप के लिए उसकी हार दुखद घटना त्रासदी थी, जिसका अर्थ स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रथम चरण का अंत था। तो दोस्तों आज जो है ये चैप्टर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा टॉपिक और है, सारांश को हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आपने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो देखिए सारांश में यह है कि ब्रिटिश विजय संयोगवश थी या इरादतन। तो ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई थी और ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे। अब फिर देखिए अंग्रेज़ों की बंगाल विजय, ठीक है, तो ये पूरा दिया गया है। ब्रिटिश विजय से समय पूर्व का बंगाल पढ़े थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़े, अली नगर की संधि को देखा, प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल बादशाह की संयुक्त सेना पर बक्सर में क्लाइव की विजय ने भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति की वास्तविक नींव डाली। 1764 में हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिए थे।
आगे देखेंगे कि इसी में अवध के नवाब के साथ भी संधि होती है इलाहाबाद में, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है, और द्वैत शासन का शुरुआत होती है 65 से 72 के बीच में, 1765 से 72। फिर देखिए मैसूर पर ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है और हैदर अली टीपू सुल्तान का उत्थान होता है। इसमें 4 युद्ध होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम 1767 से 69, दूसरा 1779 से 84, 1779 से 1784, फिर आपका 1790 से 92, फिर 1799। पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलूर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये संधि है तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध में, आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष होता है। इसमें जो है आपके 3 युद्ध होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और पहला 1775 से 82, तीसरा 1803 से 5, और तीसरा जो है 1817 से 19। और इनमें जो है मराठाओं की पराजय हो जाती है, और कारण जो हमने पढ़ा था टॉपिक वाइज दिया गया था। आगे देखिए सिंध विजय 1843 में होती है, और पंजाब विजय जो है रणजीत सिंह और अंग्रेज, अमृतसर की संधि 1809 में होती है रणजीत सिंह और उनके बीच में अमृतसर। इसमें कहा गया था कि सिंधु नदी जो है वो एक बॉर्डर की तरह काम करेगी। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। तो पहला 1845-46, दूसरा 48-49 में संबंध होता है। कार्य में ब्रिटिश परम सर्वोच्चता के बारे में पढ़ा, वारेन हेस्टिंग्स की घेरी की नीति को हमने देखा था। और देखिए सहायक संधि से शामिल कुछ राज्यों के नाम भी दिए गए हैं। तो देखिए हैदराबाद सबसे पहला था 1798 में, और 1800 इस काल में हुआ था। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मंचेरी, बूंदी, भरतपुर, ये कुछ राज्य थे जो सहायक संधि से शामिल कर लिए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य में। और देखिए डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत जो 48 से 56 के बीच में डलहौजी का जब शासनकाल था, उस दौरान इसको कार्यान्वित किया जाता है। देखिए सबसे पहला जो राज्य था सतारा 1848 में शामिल किया जाता है। उसके बाद संबलपुर 49 में, भगत 1850, उदयपुर 1850, नागपुर 54 में, झांसी 1855 में, अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए ब्रिटिश भारत की क्या कहते हैं विदेश नीति भी देख लेते हैं। देखिए आंग्ल नेपाल संबंध पढ़ा, सगौली की संधि 1816 में पढ़े। आंग्ल बर्मा संबंध पढ़ा, इसमें 3 आंग्ल बर्मा युद्ध होते हैं, पहला 24 से 26, फिर 52 और फिर 85 में। फिर देखिए आंग्ल तिब्बत संबंध भी स्थापित हुआ, और फिर लहासा की संधि 1904 में होती है। फिर आंग्ल अफगान संबंध हुए, फिर ऑकलैंड की अफगान नीति थी, फिर प्रथम अफगान युद्ध पढ़े, आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में। जॉन लॉरेंस की अक्रियता की नीति थी, फिर लिट्टन की अफगान नीति, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 में 80, गंडमाक की संधि होती है 79 में, और फिर उत्तरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र में डूरंड समझौता होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। तो सारांश जो है आप लोग देख सकते हैं नज़र में, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।